हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस और मौसम चार। कहने को तो ये पंक्तियां एक साल के कई मौसमों को बताती हैं, लेकिन हमारे देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपने अधिकारों की आवाज उठाते हुए महीनों से धरना स्थल पर बैठा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के किसानों की, जो देश की राजधानी की चौखट पर पिछले 89 दिनों से बैठे हैं। गर्मी, बारिश, सर्दी जैसे कई मौसम बीत गए, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं निकला है। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे किसानों की परेशानियों की, उस काली रात की जिसकी सुबह कब होगी, इसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। बीते 89 दिनों से जारी किसान आंदोलन दिन पर दिन तेज हो रहा है। आंदोलन के चलते प्रदेश में लगातार महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सरकार पर कृषि कानूनों को वापस करने का दबाव बनाने की रणनीति तैयार हो रही है। और इसी को लेकर सोमवार को सोनीपत के खरखौदा में सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत केंद्र पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि किसान खेत में हल चलाकर किसानी को सीखता है और वो इतना नासमझ नहीं है। ये कहते हैं ये कानून नहीं पढ़े, किसानों को कानून की जानकारी है, ये सब इस बात को लग रहे हैं उनके मंत्री लोग थे। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ जाता है, अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। साथ ही राकेश टिकैत ने एक बार फिर से MSP पर कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि ये किसान के हकों की लड़ाई है और वो इसे हर हालत में जीतेंगे। आप उससे कानून बनाओ। यहाँ पर दो चीजों की फसलों में खरीद होती है, धान और गेहूं। बाजरे का खरीद नहीं होती। 23 फसलें हैं, नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी, कोई व्यापारी खरीद करेगा, उसके कम पे खरीद नहीं होगा, ये कानून बनेगा। यह आंदोलन कानून बनाने के लिए है, MSP पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हकों की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तो भाई ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने उस पर रख लेना, मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको। तैयार रहना, फल क्रांति भी होगी देश में। फल क्रांति जब होगी, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत के साथ साथ भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने भी सरकार को जवाब देते हुए कहा कि उनका किसी से कोई बैर नहीं, वो बस सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, जो उनका अधिकार है। अपना रोजगार हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, हम किसी का हक नहीं मांग रहे, दूसरे का हक नहीं छीन रहे। हम तो केवल अपना हक बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल अपना रोजगार बचाने की, केवल जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही है। दवाई इसमें साथियों, दवा पूरी, अरे नहीं आई ना यार, आज दवा अंदर क्या मांग रहे हैं? न्यूनतम समर्थन, कम से कम। एक तरफ किसान नेता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को लेकर बड़ा दिल दिखाने का आग्रह किया और कहा कि सरकार को बातचीत के लिए 2 कदम आगे आना होगा। किसान बैठे हैं तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है, तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए।
जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार कृषि कानूनों से समर्थन में आकर इनको किसानों के हित में बता रहा है। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन कर समाधान को तैयार है। किसान का आंदोलन है, हमें किसान भाइयों का सम्मान करते हैं और उनके हर चीज को ससम्मान वार्ता करने को तैयार हैं, जायज बात मांगने को तैयार हैं, लेकिन कामरेड और कांग्रेस की इच्छा जो है सत्ता प्राप्ति की, वो पूर्ति हम भी नहीं होने देंगे और हरियाणा और भारत की जनता भी नहीं होने देगी। उधर मामले में अब केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों को धरना खत्म कर सरकार से बात करने की सलाह दी। कटारिया का कहना है कि इन कृषि कानूनों में गलत क्या है वो किसान बता नहीं रहे हैं। ये तीनों कृषि कानून किसानों के 1,00,000% हक में हैं और उनकी इनकम को दुगना करने वाले हैं और देश के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा देने वाले हैं। हम किसानों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप नेगोशिएशन की टेबल पर आकर कम से कम बात तो करिए और कानून के अंदर कहां पर कमी है ये तो बताइए। उधर जहां नेताओं की सियासत चरम पर है तो वहीं किसान अपने आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी को लेकर 23 फरवरी को सिरसा में भी किसान सम्मेलन होने जा रहा है। इस किसान सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता किसानों को संबोधित करेंगे। कल 23 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है और 23 फरवरी को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी का जन्मदिन है। चाचा सरदार अजीत सिंह जी का जन्मदिन सिरसा की धरती पे मनाया जा रहा है और इस मौके के ऊपर संयुक्त मोर्चे की तरफ से बलबीर सिंह जी राजेवाल जी, रुलदू सिंह जी मानसा, कुलवंत सिंह जी संधू, जोगेंद्र सिंह जी उगरा, भगत सिंह जी के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, पंजाबी लोक गायिका रूपेंद्र हांडा और मंजीत तन्हेर, ये संयुक्त मोर्चे के प्रमुख किसान नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और आसपास के गांव से बहुत बड़ी संख्या के अंदर कल यहाँ पे लोग पहुंचे। एक तरफ जहां किसानों ने महापंचायतों के जरिए अपने आंदोलन को और तेज किया तो वहीं केंद्रीय मंत्री फिर से समाधान का रास्ता सुझा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अन्नदाता पिछले 3 महीने से दिल्ली की बॉर्डर पर डटा है। ये कोई क्यों नहीं देख रहा? बारिश के बाद सर्दी आई और अब गर्मी का भी आगाज हो गया। मौसम बदलते जा रहे हैं लेकिन किसानों की मांग की सुनवाई पर सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसे में और कितने मौसम अपने अधिकारों की मांग करते हुए गुजर जाएंगे और ये इंतजार की काली रात कब खत्म होगी, यही सवाल देश के अन्नदाता के जहन में कौंध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगभग 3 महीने बीतने को हैं लेकिन अभी तक समाधान की राह बड़ी मुश्किल नजर आ रही है और धुंधलाहट में नजर आती है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, आपके जहन में भी कई सवाल होंगे, लेकिन हरियाणा न्यूज जो आज आपके सामने सवाल रख रहा है, जरा सबसे पहले आपको वो भी दिखा देते हैं। सवाल टीवी स्क्रीन पर आपकी। सवाल ये कि क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को किसान आंदोलन के चलते नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? अगर आपको लगता है कि वाकई ऐसा होगा तो हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है। और अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखने के बाद अब जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते थे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ कार्यक्रम में। वंदना जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आनंद बियानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में। आनंद जी बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत वंदना जी आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि देश की निगाहें, आम लोगों की निगाहें, किसानों की निगाहें सरकार के ऊपर इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि आखिर बातचीत का सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि बोता तो किसान है लेकिन खाता पूरा हिंदुस्तान है। तो ऐसे किसानों के बारे में सोचा क्यों नहीं जा रहा है? और अब जो गतिरोध है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपको नहीं लगता कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा इससे? देखिए शुभेंदु, आपने 3-4 प्रश्न एक साथ पूछ लिए, लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी आज जो आपने टैगलाइन ली, आपने कहा कि काली रात की सुबह कब होगी। इस रात की
आपने जब बोला तो काली रात बोला था शायद, तो हो सकता है इस रात को बोल दीजिए, लेकिन आंख बंद करने से रात नहीं हुआ करती। मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत बार बार कहा जाता है कि अभी आपने यहाँ पर एक बात की, अधिकारों की बात उठाते हुए इतने दिन हो गए, इतने सारे जो सीजन्स हैं वो निकल गए, आपने उसका भी जिक्र किया। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी की बात होती है, ना तो कोई किसान नेता, ना यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, एनएलडी के प्रवक्ता बैठे हैं, कहीं से भी नहीं बता पाते कि किसान की जमीन कहाँ से जा रही है। यही कहकर ये आंदोलन शुरू किया गया था ना कि किसान की जमीन चली जाएगी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं बता पाते। फिर भी छोड़िए, हमारी जो सरकार है वो किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है, इसलिए हमने उनसे बातचीत करना शुरू की कि अगर आपको कहीं पर भी संशय है, आपको भी कहीं पर भी डर है, तो हम आपसे बात करते हैं। और बातचीत में निकल कर आया कि कुछ एक ऐसे पॉइंट है जहां पर लगता है किसानों को कि वो जो है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाने चाहिए, तो हम उस रास्ते की तरफ बढ़े। हमने कहा कि संशोधन कर लीजिए, किसान भाई फिर भी नहीं माने। हमने कहा कि इसको होल्ड कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया। हमने भी कहा कि हम 2 साल तक होल्ड कर लेते हैं। देखिए शुभेंदु, जब भी कोई बात होती है, कोई झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाता है ना। तो यहाँ बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए। लेकिन ये तो अहम की लड़ाई हो गई ना, दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। कितना पीछे हटे? जब हम 2 साल उसको रोकने के लिए तैयार हो गए। देश का कृषि मंत्री क्या कहता है कि आपको जितने चाहे संशोधन करवाने हैं करवा लीजिए, इससे बड़ी बात तो नहीं होगी। लेकिन संशोधन कहां पर करवाएंगे? जहां पर गलती दिखेगी तभी तो वहां पर संशोधन करवाया जाएगा। अभी चौधरी जी ने 3-4 दिन पहले की बात है, शायद 1 हफ्ता हुआ होगा, एक नया शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक चौथा कानून और बनना चाहिए, यानी कि पहले 3 ठीक थे। चलिए आप चौथे कानून की यहाँ पर बात करते हैं। एक आपकी तरह एक न्यूज चैनल था, उसमें एंकर ने उनसे पूछ लिया क्या लगता है, चौधरी जी से ही बात हो रही थी, क्या लगता है कि आपने जो संयुक्त मोर्चा है उससे बात कर ली? बोले नहीं बात करी। फिर आपने यहाँ पर क्यों बात निकाली? बोले सरकार बात तो करे सही। मतलब सरकार बात करे, क्योंकि चौधरी जी ने अचानक से बोल दिया कि चौथा एक्ट बना दो एमएसपी पर, और संयुक्त मोर्चा से बात नहीं करी। एंकर ने भी आगे से प्रश्न ये पूछ लिया, ये बताइए कि अगर संयुक्त मोर्चा नहीं माना, सरकार मान गई और संयुक्त मोर्चा नहीं माना, तब क्या करेंगे? बोले तब कैंसिल मान लेंगे। मतलब टाइम पास हो रहा है इनका। तो ये जो नेता तो यहाँ पर बैठे हैं वो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे पर आइए, बातचीत करिए। किसने मना किया? सरकार ओपन है, जब मर्जी बात करिए। ये 3 महीने का जो समय बीत रहा है, लगभग 3 महीने होने को जा रहे हैं वंदना जी, आपको लग रहा है सिर्फ ये टाइम पास हो रहा है? देखिए, जो मैं चौधरी जी की जो बात मैंने कही थी, मैं उनकी बात पे कह रही थी कि वो टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों की बात नहीं कर रही हूँ। किसान भाई दिल से दुखी है, क्योंकि बहकाया गया है कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी। रोजी रोटी से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। दुख लगता है कि जहां से हमें रोजी रोटी मिल रही है, कहीं वो जमीन न छिन जाए, वो दुख उनको जरूर है। लेकिन वो झूठा दुख है, झूठे कारण पे दुख है उनको, कि कहीं ना कहीं गलत चीज बताई गई है। इस अगर आपको एक्ट में कहीं पर भी दिखाई देता, कहीं पर भी लिखा है कि जमीन चली जाएगी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, 3 एक्ट हैं मेरे पास, फोन में भी, आपके पास भी होंगे, आप एक्ट कहेंगे तो एक्ट प्रोवाइड भी करा देंगे। कहीं पर भी नहीं लिखा कि जमीन चली जाएगी। एक संशय को आधार मानकर एक झूठ फैलाया गया है, जिसके लिए किसान डरे हुए हैं। अब हम बार बार कोशिश कर रहे हैं समझाने की। आप ये कह रहे हैं कि 3 कानूनों के अंदर ऐसा काला कुछ नहीं जिसको लेकर के बार बार सवाल उठाया जा रहा है। तो अब जो किसानों के मन में जो शंका है, सवाल है, उसको दूर किया जाएगा क्या? हम लगातार कैसे चलेगा? क्योंकि रास्ता तो रुका हुआ है। जी, हम लगातार प्रयासरत हैं। अगर आपको याद हो, देश के कृषि मंत्री तोमर जी ने प्रेस में आकर ये कहा था, इवन लोकसभा में भी उन्होंने ये कहा कि जब भी हमने किसानों से बात की, हमें कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया कि इन कानूनों में काला क्या है और जमीन किस तरह से चली जाएगी। लेकिन फिर भी हम उनसे लगातार बात करते रहे। आप देखेंगे हम अभी भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बार बार आते रहे, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो बार बार बात करते रहे कि इन कानूनों में ऐसा कुछ नहीं है। तोमर जी बार बार आते रहे। इवन मोदी जी ने भी कह दिया कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, अगर आपको लगता है कहीं पर संशय है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। 2 साल रिपील करने की बात कर ली गई। मुझे लगता है अब किसान भाइयों को समझ जाना चाहिए कि अब जिस तरह से आंदोलन मोड़ ले रहा है, हमने देखा कि किस तरह से एक किसान ने अपनी फसल को खत्म करने की कोशिश की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, तो ये अलग मोड़ पर जा रहा है। किसानों को आप जरूर बात करनी पड़ेगी। इस पर भी आएंगे। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, आज किसान को देशद्रोही कहा जा रहा है। अब तो लग रहा है जिस हिसाब से लोग देशद्रोही घोषित हो रहे हैं, उसे कुछ दिनों में देशभक्त अब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हमें भरोसा करके
हमें भरोसा करके सरकार पर गुनाहगार हो गए। हमारे देश का किसान आज खून पसीने खाता है, इसलिए तो किसानों का धरती पुत्र कहा जाता है। आज आप देख रहे होंगे इनकलाब बोलने से कोई सरदार भगत सिंह नहीं हो जाता और दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। आज किस तरह ये वंदना जी भी किस तरह के आज जनता को बहकाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, किस तरह आज ये बोल रही है, बुला रहे हैं बात करने के लिए। बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इससे पहले भी कार्यक्रम में आते रहे हैं, ये पूछते रहे हैं कि काला बताइए कि काला क्या है और चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी, गतिरोध क्या है। देशद्रोही किसने कहा ये भी बता दीजिए। देशद्रोही किसने कहा ये भी बता दीजिएगा। बैठी भाजपा की सरकार ने खालिस्तानी बताने का काम किया, कभी जाट आंदोलन बताने का काम किया, लेकिन आज वंदना जी मैं बता देना चाहता हूं STV हरियाणा चैनल के माध्यम से, आज किसान जाग चुका है। आज आपकी बातों में बहकावे वाला नहीं है। जमीन नहीं जाएगी, MTNL चला गया, रेलवे चला गया, BSNL चला गया, क्या क्या छोड़ोगे देश में? अरे कहाँ चला गया, देश से बाहर चला गया क्या कुछ भी, ये बताइए। अरे आप यहाँ पर किसान मुद्दे पर बोलने पर आए हैं और आप ये बोल रहे हैं ये चला गया वो चला गया। कृपया करके मुझे विद प्रूफ बताइए क्या चला गया और देश के बाहर क्या चला गया वो जरूर बताइएगा। सतीश जी एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड की बात सुन लीजिए। आपने अभी कहा पूरे का पूरा देश पूरे का पूरे रोजगार खत्म करने का काम आपने किया। चलिए इस बात की शंका है कि जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर एंट्री दी गई और उसके बाद उनकी मोनोपोली है, तो इस बात की डर है कि अगर खेती और मजदूर के सामने भी कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो भी अगर प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें एंटर कर जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी खेती छिन जाएगी, ये शंका है। मैं बताती हूँ, प्राइवेट प्लेयर्स की आप एंट्री बता रहे हैं, ठीक है होनी भी चाहिए, मैं मानती हूँ कि अगर हम बीमा की बात करें तो एक समय था LIC ही बीमा हुआ करता था, लेकिन आज बीमा में हमें इतनी ज्यादा सुविधा है, मेडिक्लेम हम ले सकते हैं, हम जाएं इलाज कराएं, 1 रुपया भी नहीं लगता, तब भी हम आ जाते हैं। वो प्राइवेट बीमा होता है और वो प्राइवेट बीमा इंडिया का ही है, इंडिया से बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, देश का ही है। हर कोई व्यक्ति जो भी अगर प्राइवेट बीमा कर रहा है तो भी देश का कर रहा है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इनको डर है कि प्राइवेट की वजह से इनकी जमीन जा सकती है, तो ये सरकारी जमीन थोड़ी ना है जो चली जाएगी, ये भी तो प्राइवेट जमीन है। क्या किसानों की अपनी जमीन प्राइवेट जमीन नहीं है, वो कैसे चली जाएगी? आप कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करो, सरकारी जमीन तोड़ना है जिसको आप डर दिखा दें कि प्राइवेट आ गए तो सरकारी का जो वो है रेट है वो कम हो जाएगा, वहां पे प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि प्राइवेट वाले प्रोडक्शन ज्यादा करने लग जाएंगे। अरे किसानों की अपनी जमीन है, वो जाके बैठकर करें बात। एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगी, आपने यहाँ पे सतीश जी देशद्रोही की बात कही, एक स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कैप्टन अमरिंदर 31 जनवरी हिंसा के बाद अपनी साख खो चुका है ये आंदोलन, हिंसा के बाद आंदोलन भटका, इसमें पाकिस्तान की साजिश, आंदोलन में स्लीपर सेल घुस चुके। ये कौन बोल रहा है? कैप्टन अमरिंदर। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। क्या आप आंख बंद करके रह सकते हैं कि ऐसे लोग आपके जो आंदोलन में है गुजर थे, दिल्ली में सबने देखा, झूठ इसको आंख मोड़ने में कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है आनंद जी ठीक है सतीश जी, ठीक है मैं इस पर जवाब देता हूँ, लेकिन आनंद जी कांग्रेस पार्टी को सरकार और किसानों के बीच में जब बातचीत आगे बढ़नी चाहिए तो एक जो गतिरोध है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से बन रहा है क्योंकि वो किसानों को बरगला रहे हैं। देश की सरकार के हाथ में। ठीक है सतीश जी, आनंद जी से जवाब। मंत्रियों को इनको सुन रहा हूं, अभी जैसे वंदना जी बोल रहे थे कौन कहता है कि देश की किसानों की जमीन बिक जाए, कौन कानून में लिखा है? ये अभी ये बोल रही थी वंदना जी, किसको पता है देश के अंदर भाजपा सरकार आएगी और आने के बाद में देश की प्रॉपर्टियां बेचना चालू कर दी, किसी को पता था? अरे CLU की सरकार वाले क्या बोल रहे हैं? CLU की सरकार चलाते थे, कौन सी प्रॉपर्टी बेच दी? झूठ मत बोलिए, बैठकर झूठ मत बोलिए। CLU की सरकार आपकी रही है, आपके लिए एक ही किसान रॉबर्ट वाड्रा सरकार। अरे रॉबर्ट वाड्रा के लिए आप एक दिन के लिए रजिस्ट्री खोल दे, आप बोल रहे हैं किसानों की जमीन चल जाएगी। अरे बोलने से पहले सोचना चाहिए आपको।
आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं ठीक है, कुछ तकनीकी रूप से खामी है। मैं वापस लौटूंगा आनंद जी, कुछ तकनीकी रूप से कुछ खामी आ रही है, उसको जरा दुरुस्त कर लें। लेकिन सुखबीर तंवर जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज एक जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि अभय चौटाला ने किसानों के आंदोलन को साथ देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई लड़ने का वक्त था, तो वो मैदान छोड़ करके चले गए। देखिए शुभेंदु जी, कांग्रेस बौखला चुकी है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस का ही किया धरा है जो आज अन्नदाता सड़कों पे बैठा है। जिस प्रकार से जब 2012 में कांग्रेस ये कानून लेके आई और उनका विरोध हुआ, उसके बाद 2013 की मैं बात करूं जब स्वामीनाथन पे भी कांग्रेस विफल होगी और उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आज के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अर्धनंगन होकर बार बार ये कहा था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा। निसंदेह वो कलम करीब 7 साल हो गए, टूट चुकी है या कहीं गिरवी रखी जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो अभी वंदना पोखली जी बड़ी बात कर रही थी, आखिर इस देश और प्रदेश को समझा दें कि वैश्विक कोरोना काल में अध्यादेश की क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या वो पूंजीपतियों को पोषित करने का एक प्रयास नहीं था। दूसरी बात यह है कि काला और सफेद समझाने की बात हो रही है। मैं बहुत ही विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, जब ये अपने सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल को काला और सफेद नहीं समझा पाए तो फिर देश और प्रदेश को कैसे समझाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूं शुभेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें काला क्या क्या है। वंदना पोखली जी भी ध्यान से सुन लें। सर्वप्रथम जिस प्रकार से न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इन कानूनों में समाप्त किया है वो काला है। सरकारी अधिकारियों को सर्वेसर्वा बना दिया गया है वो काला है। और सरकारी अधिकारियों को जिस प्रकार से किसी भी कार्रवाई के लिए संरक्षण दिया गया है वो काला है। और राज्य सरकार का कोई कानून इस पे प्रभावी नहीं होगा इसके तहत समझौता पे, ये काला है। इसके अलावा कंपनी ऋण ले सकती है और जमींदार अपनी जमीन पे ऋण नहीं ले सकता, ये काला है। और किसान बंधुआ मजदूर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो आपका प्रयास है वो काला है। और फसल की गुणवत्ता का विषय जिस प्रकार से किसान की जिम्मेदारी बना दी गई है, ये सब काला है। अब मैं आता हूं शुभेंदु जी, जो आपने प्रश्न किया, निसंदेह आज सबसे मूल प्रश्न यह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में कांग्रेस भी विफल रही और आज भारतीय जनता पार्टी भी करीब 7 साल में पूर्णतः विफल है। जब ये कुछ कर नहीं सकते तो वायदा करने की क्या बात थी। अब विषय है अभय सिंह जी के इस्तीफे की। देखिए, अभय सिंह जी का इस्तीफा किसान के सम्मान का एक बहुत बड़ा विषय है। इस प्रदेश और देश में हजारों लोकसभा के सांसद हैं, हजारों विधायक हैं, क्या किसी ने कोई पहल करेगा? निसंदेह हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। और किसी को कोई बहम हो ना, अब उपचुनाव होगा उसमें देख लेंगे। अगर अभय सिंह का इस्तीफा गलत है, अरे जो लोग सत्र में बिना अपनी बात कहे वॉक आउट कर गए, वो उनसे उनका क्या जवाब देना? निसंदेह कांग्रेस पूर्ण से ये भी पूछा गया। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि अगर उपचुनाव होते हैं तो अभय चौटाला ये साफ कर देना कि उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जनता मान जाएगी कि वो वाकई में किसानों के साथ है। क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? देखिए, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? हम चुनाव लड़ेंगे, इनको सबक सिखाएंगे सबको। निसंदेह चुनाव लड़ेंगे। ये क्या मतलब हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके लड़ ले, 2 बार के मुख्यमंत्री रह गए, पता चल जाएगा। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो इस्तीफा किस लिए था? अगर चुनाव लड़ना ही था, इस्तीफा किसान का सम्मान के लिए, किसान के समर्थन के लिए और इनकी सभी राजनीतिक दलों की आंख खोलने के लिए इस्तीफा है। चलिए ठीक है, जब कोई ऐसा विषय आएगा निसंदेह चुनाव लड़ेंगे, इनको मजा चखाएंगे कि कैसे इस्तीफा देते हैं। आनंद जी जरा जल्दी से जवाब। आनंद जी, आंख खोलने का विषय इस्तीफे से लेकर के और बात जो किसान और सरकार के बीच में होनी है उसको लेकर के दीवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, ये माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ने से कांग्रेस पार्टी रोक रही है, किसानों को बरगला रही है। अपना संतुलन खो बैठे हैं दिमाग का। एक बात बताएं, हम लोग तो किसानों खड़े हैं और किसानों के लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ये कहते हैं राजनीति करते तो राजनीति तो करेंगे, तो राजनीति का टाइम
लगता है आनंद जी आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, आप दोबारा से दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन वंदना जी कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से रिएक्शन। सुखबीर जी, आपने बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न उठाए, आपने कहा कि क्या क्या काला है, उसमें आपने बताने की कोशिश की। सबसे पहले आपने बोला कि अध्यादेश के माध्यम से क्यों लाया गया, यानी कि आपको इसके तरीके पर प्रॉब्लम है, आपको इसके अंदर जो कंटेंट है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी ये कहीं से प्रूव नहीं होता कि जमीन कैसे चली जाएगी। दूसरी बात आपने कही, नहीं देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी सुखबीर जी, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, सुन लीजिए। दुनिया वैश्विक, अरे सारी दुनिया देख रही है कि आपको सुनना नहीं है, सारी दुनिया देख रही है आपको सुनना नहीं है, आपने अपनी बातें लगातार एक के बाद करनी ना, मुझे भी इसके बाद एक के बाद। ठीक है सुखबीर जी मैं आपको दोबारा से मौका दूंगा, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा सर। कोर्ट की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी के लिए बात कर रहे थे कि कलम खो गई, ये हो गया वो हो गया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने वाले हम हैं क्या? टेल तक पानी नहीं पहुंचा, या सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बने, या फसल बीमा योजना नहीं हुआ, कौन सा एक रीजन है? सुन लीजिए, अरे तकलीफ बड़ी होती है आपको, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। अगली बात आपने न्यायालय की बात करी, सुन लीजिए, चिल्लाने से कुछ होता नहीं। आपने अगली बात करी न्यायालय की, बिल्कुल हमने कहा कि सरकारी अधिकारी बाउंड है, 30 दिन तक उसको फैसला देना पड़ेगा। अगर करारकर्ता और किसान के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता, आर्टिकल 32 के हिसाब से हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को अधिकार है, वो न्यायालय में जा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। हम उस पे भी संशोधन करने को तैयार है, बावजूद इसके कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है, तो न्यायालय में जा सकता है। इस तरह का प्रावधान डालने की क्यों कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये ऑन रिकॉर्ड है। हम सुप्रीम कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते, इसलिए हमने अधिकारी को बाउंड किया था, लेकिन उसके बाद आपको लगेगी मैं कुछ नहीं कर सकती। फसल की गुणवत्ता की आप बात कर रहे थे, किसान की जिम्मेवारी की बात आप कर रहे हो, किसान को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो मंडी में जाके बेचो। हमने ऑप्शन दिया है, हमने कोई जबरदस्ती थोपा नहीं है, हमने कहा है या तो मंडी में बेचो या बाहर उसको बेचो। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे थे कि हम सबक सिखाएंगे। अरे बड़े हैरानी की बात है, पहले आप रिजाइन करेंगे, फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे, और सबक किसको सिखाएंगे पता नहीं, शायद इलाहाबाद की जो जनता है उसको सबक सिखा रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं, प्रदेश की जो सबसे बड़ी अदालत है वहां पर बोलिए, वहां पर तो बोलने की कुछ है नहीं, इसलिए क्या किया, उंगली कटाकर शहीद बनने चले। चलिए हम रिजाइन करते हैं, रिजाइन करेंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे और सबक सिखाएंगे। किसको सिखाएंगे मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आनंद जी और सतीश जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, दोनों से रिएक्शन लूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और किसान आंदोलन को लेकर निर्णायक भूमिका आखिर कब देखने को मिलेगी, बड़ा सवाल इसी को लेकर के बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इसको लेकर आने वाले विधानसभा चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा? बात इस पर भी सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन जरा जल्दी से रिएक्शन में आनंद जी से लेना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी। आनंद जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, कई सवाल थे, जवाब दीजिए। और साथ ही साथ ये भी कि क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से आने वाले अलग अलग राज्यों के अंदर चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो फायदा क्या कांग्रेस को होने वाला है? बिल्कुल, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर अभी नगर पालिका के चुनाव हुए और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, इसी आगे आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। दूसरी बात, अभय सिंह जी के चुनाव की बारी की बात थी। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर वो सामने में लड़ते तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी उनकी राजनीतिक है वो तो देखो। तीसरी बात, वंदना पोपली जी अभी बोल रही थी कि कौन सी जमीनें बिक जाएगी, क्या बिक जाएगी, ये तो सभी को पता है। देश में जब बीजेपी सरकार आई थी, किसी ने कानून लाकर कि जमीन की बात हो, कि हवाई जहाज की बात हो, कि रेल की बात हो, कि BSNL की बात हो, कितनी कंपनियां बीजेपी देश दे रही है। और अभी हरियाणा सरकार प्रदेश के 18 बस स्टैंड बेचने की जा रही है, पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं बेचने जा रही है, पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने की जा रही है, देश के राष्ट्रीय मार्ग तो है में अभी बेचे नहीं है।
ठीक है, ये बार बार कहा जा रहा है। ठीक है आनंद जी, जरा जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, सबसे पहले जैसे ही आपने आनंद बयानी जी से पूछा कि क्या बीजेपी को नुकसान होगा, तो उन्होंने बोला बिल्कुल। मुझे वो याद आया बयान, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इनकी नेत्री हैं विद्या रानी, उन्होंने बोला कि इस आंदोलन से हमें संजीवनी मिलेगी, हम पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं, यही आंदोलन जो है हमारे को संजीवनी दे सकेगा, इसके लिए शराब बांटो, इसके लिए घी बांटो, इसके लिए पैसे बांटो, लेकिन हमारे को इस आंदोलन को जिंदा रखना है। जी बोला था, आप सुन लीजिए। देखिए आप पूरा बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुन लीजिए। तो शराब ही आपके लिए संजीवनी है, मैं समझ सकती हूँ। और जहां तक आप बात कर रहे थे बिक जाने का, ये बिक गया, वो बिक गया, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं देश के अंदर ही की जाती है, आपने भी बहुत बार की थी। और जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश के अंदर ही चीजें हैं, आपकी तरह नहीं, आपकी पार्टी की तरह नहीं कि जो पैसा जो है वो चाइना में पहुंचता था। ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, सब आपका रिवील हुआ था कि किस तरह से पैसा, जो देश का पैसा है, चाइना में जा रहा था। अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, पब्लिक सेक्टर का कुछ पैसा अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ के हैं? बाहर के नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, चीन के नहीं है, अफगानिस्तान के नहीं है, भारत के ही है वो लोग। और भारत अगर आगे बढ़ता है तो उसमें तकलीफ क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट तो आपने भी की थी ना। अब आप बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस चीज को मानेंगे। आपकी नेत्री ने यह बयान दिया था, बिल्कुल क्लियरली बयान दिया था कि शराब ही संजीवनी है, जो शराब है उससे ही हमें संजीवनी मिलेगी। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अब सरकार तो ये चाहती है कि संशोधन के जरिए आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाया जा सके, कहीं कोई गुंजाइश नजर आ रही है? या फिर अगर एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए उसके बाद कहीं गुंजाइश है? शुभेंदु भाई, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूं। सरकार ने, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने ये बात मानने के बिल्कुल मान चुकी है कि इन कानूनों में खामियां हैं, जब तो इनमें संशोधन की बात कर रही है। और अगर जो किसान की है जो एमएसपी का कानून संसद में पास करके लागू करने का काम करती है, तो किसान संशोधन के मुद्दे पर बात करने के लिए कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। रही दूसरी बात, मैं माननीय पोपली जी को भी एक बात बता देना चाहता हूं, तेल की कंपनियां भी हिंदुस्तान की ही हैं, जो आज इस देश में आसमान छूती कीमतों को तेल जी भारत से नहीं आता, भारत से नहीं आता तेल। हमारी माननीय भाई साहब, तेल भारत से नहीं आता, माननीय रिफाइनरी है इंडिया में, 32 रुपए लीटर पड़ता है। तेल भारत से नहीं आता, ये तो सबको मालूम है, छोटे से बच्चे को भी मालूम होगा। तेल हम इम्पोर्ट, कमाल कर दिया, तेल हम इम्पोर्ट करते हैं, रिफाइनरी है हमारे यहाँ, उसको साफ करने के लिए कंपनी है हमारे पास। नहीं वंदना जी, अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उसको नियंत्रित तो करना होगा। मैं इस चीज को मानती हूँ, मैं इसको गलत नहीं कह रही, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना कि तेल हमारी इंडिया से आता है, वो चीज गलत है। की सरकार के वित्त मंत्री ने गैर जिम्मेदार बयान दिया। अब तेल कंपनी हमारे हाथ में नहीं है, जब तेल कंपनी आपके हाथ में नहीं है तो आपको देश चलाने का अधिकार किसने दे दिया? यह माननीय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के तहत देश चलने वाला है। इस तरह का जिम्मेवारी लेकिन सतीश जी, अब क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये किसानों का जो आंदोलन था, किसानों के लिए जो शुरू किया गया था, उनकी मांगों को लेकर के शुरू किया गया था, अब इस पूरे आंदोलन के दौरान पूरे देश के अलग अलग मुद्दों को लेकर के बात होने लगी है। क्या अब इस आंदोलन के अंदर राजनीति हावी है? सतीश जी, 1979 में हमारा कंजावला में आंदोलन चला हुआ था किसानों का। माननीय कवि शिरोमणि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर भाषण दिया था, उसमें भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का दखल नहीं था, लेकिन माननीय अटल बिहारी जी भी आए और बोल के गए। अब पूरी का पूरा भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, जो सरकार नहीं मानेगी। तो आज किसानों ने क्या गुनाह किया है? जो कोई भी पार्टी मंच से नीचे बैठ कर, जनता में बैठ के किसानों का समर्थन कर रही है, तो आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को क्यों जलन होता है? किस बात के लिए वे मना कर रहे हैं? जब ये विपक्ष में होते हैं तो सब के सब ठीक होते हैं। असम में, बंगाल में
बंगाल में अगर जो ये पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हैं और तो ये वहाँ की सभ्यता कहलाती है, और दिल्ली में किसान कुछ आगे बढ़ने का काम करता है तो ये देशद्रोह का काम देशद्रोह का केस लगाने का काम करते हैं। ठीक है वंदना जी, जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद में बाकी मेरे आप इस चीज को समझिए, हमारे को कहीं से भी किसानों से कोई तकलीफ नहीं होती है, आपसे कभी तकलीफ हो भी नहीं सकती है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि हमारे साथ कोई पार्टी आकर बैठती है तो बिल्कुल दुख नहीं होता। सतीश भाई, बिल्कुल दुख नहीं होता, कोई भी पार्टी आपके साथ बैठे। लेकिन 26 जनवरी को सिर्फ बैरिकेड नहीं गिराए गए थे, 26 जनवरी को ऐसा नहीं है बैरिकेड गिराए गए थे। जिस चीज का संशय था, जिस चीज को हम बार बार कह रहे थे कि जो शांतिपूर्ण 26 जनवरी का निकालने की बात कर रहे हैं, हो सकता है शांतिपूर्ण नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर हमारे को खालिस्तान के झंडे दिखाई दिए? क्या उस समय हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि अब हमें सरकार के साथ बैठकर इस बात में बात कर लेनी चाहिए कि अभी इसको होल्ड कर लो, हम बाद में बात करेंगे, अभी स्थितियां ठीक नहीं है। जिस तरह के बयान आते हैं, आप कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे, वो थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे तो ये शर्त क्यों लगाई जाती है कि जब तक उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी? कांग्रेस यूं क्यों कहती है कि 70 वकीलों की फौज हम खड़ा करेंगे, 70 वकीलों की फौज हम खड़ी करेंगे, लेकिन उनको छुड़ा कर लेकर आएंगे? अरे भाजपा के लोगों से किया। देखिए वहाँ पर जो झंडे दिखाई दिए, आपको मालूम है किस तरह से हमारे तो जवान थे जो अपनी छाती पे वो डंडों को खा गए। ठीक है आनंद जी, कुछ झंडा लहराते हैं, ये 84 में जो दंगे है उसका इसलिए हमें ऐतराज है, और हमें गलत ऐतराज नहीं है। छोटू राम जी क्या कहते थे, भोले किसान अपने दुश्मन को पहचानना सीख ले। मैं भी वही कह रही हूँ, उन्हीं के शब्दों को बता रही हूँ कि रक्षा करता है, देश को अन्न खिलाने का काम किया जाता है। जो CLU की सरकार चलाया करते थे, कौन है जो आपकी जमीन को बेचकर खा जाया करते थे? आज किसान हितैषी बनकर आ गए सामने। आनंद जी, हाँ जी, वंदना जी की बातें सुन के मेरे हंसी आ रही है। आपको तो हंसी आएगी, जो हमारे देश के 70 साल में जो भी प्रधानमंत्री रहे उनकी कमाई को 7 वर्ष में उड़ाने का काम भाजपा कर रही है, और इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, न इनके मंत्रियों को नजर नहीं आ रहा। अब ये झंडे की जब तक बात करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता झंडा लहरा रहा है और उसके बाद में ये किसान को बदनाम करे, किसी और को बदनाम करे, पूरे प्रकार से झंडा लहराया गया। सरकार के देश को गुमराह कर रहे हैं, और उसके बाद में भी इनकी आंखें नहीं खुली। पूरे देश की आंखें खुल चुकी है कि भाजपा सरकार ने किस प्रकार को देश को तबाह करने का काम किया है, खुल चुकी है। और पंजाब ने तो आईना दिखा दिया। अब ये 5 राज्यों में चुनाव आएंगे, जो आपको तो बोलने का हक नहीं है आनंद काली जी, शराब ही संजीवनी है। आप आंखें खोलने की बात करते हैं, आप तो आंख बंद कर रहे हो कि दूध पड़े रहो, शराब पी के बांटो, शराब सब में घी बांटो, पैसा बांटो, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपका तो नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बात करना, ये तो आपका नहीं। बोल रहे हैं आप गांधी जी को बताओ, पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के हैं ना, वो क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्लीपर सेल घुस चुका था आंदोलन में? 31 जनवरी का बयान उठा के देख लीजिए उनका, वो क्यों बोल रहे थे? 31 जनवरी के बयान, वो तो आपके अपने हैं कैप्टन अमरिंदर, उसका 200 से अधिक डेथें हो चुकी। आपके मंत्री क्या कहते हैं कि अगर वो घर पे होते तो भी मर जाते हैं? मोदी जी खुद भी नहीं है, एक मिनट नहीं कर सकते। सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है, पता है धरती पर कहीं नहीं है, जमीन पर कहीं नहीं है, पीछे तरीके से आएंगे, किसानों के कंधों पे बंदूक रख कर आएंगे आप लोग। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। शराब ही संजीवनी है आपके लिए, शराब ही संजीवनी है। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं, जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं। सुखबीर तंवर जी, अब इस पूरे आंदोलन को धार देने के लिए अलग अलग जगहों पर पंचायतें भी हो रही हैं। किसानों के इस मूवमेंट में अभय चौटाला तो अब किसानों के साथ ही आ चुके हैं विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद। अब क्या तैयारी है? देखिए शुभेंदु जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, और आपने जो आज के इस डिबेट का विषय रखा है कि प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री ने जो किसानों की मौतों के बारे में जो बेहद ही वाहियात और जिसकी जितनी निंदा की जाए जो बयान दिया, वो सबने देखा। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी की
जो किसानों के संदर्भ में जो उदासीनता नजर आ रही है, जो प्रदेश ने देखी, देश ने देखी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनकी निंदा जिस प्रकार से हो रही है, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के अवरोध इन्होंने विषम और विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से अन्नदाता ने आंदोलन चलाया है, इसके बावजूद भी आज इनकी आंख खुली है। ये अपने आप में निसंदेह इस आंदोलन का बहुत लंबा प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक तौर पे फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन निसंदेह जिस प्रकार से अन्नदाता को सताया जा रहा है वो बेहद जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और निसंदेह इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। सुखबीर, दूसरी बात, तो अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों के दौरान क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है? आपको नजर आ रहा है क्या ऐसा? देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि इस सब का फायदा उसको होने वाला है। जो राजनीतिक पार्टी जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत होगी, निसंदेह उसको उसका फायदा मिलेगा। और अभी जो आपने बात करी अभय सिंह चौटाला साहब के इस्तीफे के बारे में, उनके बारे में तो मैं एक लाइन यही कहूंगा, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और निसंदेह इस गुलजार होते हुए दाने को हरियाणा में कोई नहीं रोक सकता। ये किसान जो आज उनके समर्थन में आ रहे हैं, उन्होंने इस बात को पूर्णतः तय कर दिया है। और अभी एक बात चली थी चीन के निवेश और उसके बारे में, तो मैं कहना ये चाहता हूं देश और प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वल्लभ भाई पटेल साहब की जो मूर्ति है वो चीन से बनवाती है, और वो ये चीन के बारे में बात कर रहे हैं। इनको तो बात कहने का नैतिक अधिकार ही समाप्त कर चुके हैं। नहीं, इसमें एक चीज मैं वंदना जी ये जानना चाह रहा हूं कि मैं शुरुआत में भी एक सवाल कर रहा था जो आज हमारे डिबेट का मुख्य सवाल भी है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी भीड़ अगर साथ आएगी तो उसका असर होगा, और सत्ता परिवर्तन में भीड़ का एक अहम योगदान होता है। तो अगर जितने ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों को इसमें शामिल किया जा रहा है, महापंचायतें हो रही हैं, तो नुकसान बीजेपी को होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और पूरे देश में और प्रदेश में, सभी प्रदेशों में भी अलग अलग ढंग से ले लीजिए, या जो केंद्र के मुद्दे थे उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि कहीं पर कोई नुकसान होगा। आप देखेंगे कि हरियाणा में भी जो कांग्रेस है, उसने सबसे पहले जब मुद्दा चल रहा है केंद्र के साथ और किसानों के साथ बातचीत चल रही थी, तो उस समय हुड्डा जी लेकर आए कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। मतलब इनको सिर्फ सत्ता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। इनका ध्यान ये नहीं है कि किसानों की बात कैसे सॉर्ट आउट होनी चाहिए, हमें भी एक स्वस्थ विपक्ष की तरह बीच में इंटरवीन करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। इनका ध्यान कहां पर है? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। आईएनएलडी की बात कर लीजिए, अभी इन्होंने एक अच्छा सा शेर सुनाया, पता नहीं कहां से, हो सकता है खुद भी बनाया हो या कहीं से लेकर आए हो, लेकिन यहां पर भी इन्होंने एक ही दाने की बात करी, यानी कि एक ही दाना गुलजार होगा। तो यानी कि इनको बाकी अपनी पार्टी से और कोई उम्मीद नहीं है, एक ही जगह से उम्मीद है। अब पता नहीं वो उम्मीद पूरी होती है या नहीं होती, वो तो समय के गर्भ में है, सब सामने आ जाएगा। मानती हूँ तकलीफ होगी, लेकिन आपने यही बोला कि एक ही दाना गुलजार होगा, कुछ ऐसा ही आपने बोला। तकलीफ आपको है, तकलीफ आपको है। शुभेंदु जी, मैं एक सवाल पूछ लूं? शुभेंदु जी, मेरा विनम्र निवेदन ये है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया से कि जब आपके मुख्यमंत्री और आपके सहयोगी उप मुख्यमंत्री वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं उतर पाए, फिर किस बात की बात कर दो? आपके पास तो हरियाणा में जो आपका हाल हो गया वो सबको पता है। इससे ज्यादा कोई दुर्गति, इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा अपमान हो नहीं सकता। आपके पास इनके कहने के लिए कुछ नहीं है, और आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय से मैं जरा सतीश जी इंतजार कर रहे हैं, आपको कोई कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। ये इसका जवाब दे दूंगा। हो सकता है सुखबीर जी एक दिन आप मेरे से नाराज हो जाएं, तो एक दिन मेरे से नहीं बोले तो उसको दुर्गति या बेइज्जती नहीं कहा जाता। हो सकता है किसान भाई हैं, हमारे भाई हैं, नाराज हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता पूरी पार्टी का टुकड़ा साफ हो जाए और भतीजा आकर बोले कि चाचा ने कैसे राज किया था, हमको मालूम है। ये भतीजा एक दिन के लिए नाराज हो जाना दुर्गति या बेइज्जती नहीं होता। उसको बोलते हैं बेइज्जती, जब भतीजा को कहता है कि हमें पता है हमारे चाचा ने कैसा किया था। और आने वाले समय में आप देखेंगे सुपड़ा साहब, ठीक है वंदना जी, ठीक है सुखबीर जी, ठीक है, वो पर्सनल चीज है, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन विषय से अलग नहीं सर। ठीक है सुखबीर जी, वंदना जी प्लीज, ठीक है। सतीश जी, क्या होने वाला है उसको देखो।
सुखबीर जी ठीक है। चलिए, सतीश भविष्यवक्ता सतीश जी, नंबरदार अच्छी जी, बात है, और भी चीजें आज बताते राकेश टिकैत रहिएगा। की तरफ से इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसको लेकर के अब किसानों की तरफ से इस पर लगातार तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। कहा गया कि फसलों को नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि जमीन हमारी बचेगी नहीं और इसी आधार पर फसलों को नष्ट कर देंगे। कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आई और महम में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर एक किसान ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। ये आप सही मानते हैं? ये जो कहा जा रहा है, ये किसानों को जो संदेश दिया जा रहा है, ये कितना सही आप मानते हैं और इससे नुकसान किसको होगा? ये तो आज की बात है। 1940 में माननीय सर छोटूराम जी ने अंग्रेज सरकार से बोला था पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक खड़ी फसल में आग लगवा दूंगा। उस टाइम पे 4 रुपए मन से मन का रेट चलता था। जब 4 रुपए मन से अंग्रेज सरकार से 10 रुपए मन का रेट करवाने का काम सर छोटूराम जी ने उस टाइम पे किसानों का हक दिलवाने का काम किया था। और जब हम अंग्रेज सरकार को झुका सकते हैं तो ये तो एक वोट की सरकार है जो हर 5 साल में बदलने वाली है। आज मैं माननीय जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से फिर चेतावनी देना चाहूंगा कि इस तरह की बात ना करे। भाई पंचायत की बात सिर माथे पे पतराड़ पड़ेगा वहीं पे। एक तरफ तो बोलते हैं किसानों ने बात करनी चाहिए, बातचीत के लिए टेबल पाना चाहिए, दूसरी तरफ इनको धमकाया जाता है। और किसी को भी आज आपके विज्ञान भवन के आज से आपके लिए दरवाजे बंद होने का काम हो चुका। किस तरह आज ये मीडिया के सामने आके बोलते किसान ने बात करनी चाहिए और बुलाने का काम कोई भी करता नहीं। वो मानने के लिए, वोट मांगने के लिए। अच्छा ठीक है सतीश जी, मैं जरा सरकार, ठीक है, सरकार के साथ अगर बातचीत आगे बढ़े तो किसान किस बात पर सहमत है? जाने का कोई भी काम नहीं करते। सतीश जी, अगर ऐसा सरकार कोई प्रस्ताव आपको भेजे तो उसके लिए आप कोई इंडिकेशन, कोई इशारा तो दीजिए कि आप कहां तक सहमत हैं, किन चीजों को लेकर के आप और बात करना चाहते हैं। 4 मांगों को लेकर के बीच में बात भी चली थी जिसमें 2 पर सहमति भी बन गई थी। तो ऐसी कुछ और बातों को लेकर के आगे कम से कम बातचीत का सिलसिला तो बढ़े, क्या ऐसा भी हो सकता है? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, ना तो वे कानून आए थे। वो सरकार सिर्फ एक बहकाने वाली बात कर रही थी। 3 के 3 कानून और एमएसपी पे कानून की आज तक कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना उन्होंने चर्चा की। सर अगर सतीश जी, सरकार पर भरोसा है, पूरी का पूरी, अगर सरकार पर भरोसा है तो बातचीत तो सकारात्मक हो सकती है, उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। और अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई जो कमेटी है, आप उसके समक्ष भी जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन एक और भी है। शुभेंदु भाई, हम सुप्रीम कोर्ट से मांगने जब भी नहीं गए थे और आज भी हम प्रधानमंत्री के पास मांगने के लिए आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। किस तरह डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा के किसानों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है, किस तरह आज किसानों की फसल बिकने का काम नहीं हो रहा और किस तरह फसल उगाने में 18% तेल किसान अपने खेत में जलाने का काम करता है। और लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने उसी को बढ़ाने का काम किया। 1940 का जिक्र किया आपने, छोटूराम जी का जिक्र किया, ना तो आज अंग्रेज हैं ना ही राकेश टिकैत छोटूराम जी हैं। और हमारा जो किसान भाई है वो बहुत समझदार है। आप मेरे किसान भाइयों में तो हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि पहली बात, कहीं पर कुछ काला नहीं है और आपको लगता है कहीं पे जमीन जा रही है तो उसकी बात करिए। आप कहते हो कि एमएसपी पे कानून बन जाए, तो उसके लिए तो ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, वो भी समय लगेगा। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा सुझाव है, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। हथेली पे राई नहीं जमती है, उसके लिए सरसों नहीं जमती है, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, लंबा समय लगेगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतना अनुरोध कर रही हूँ, जिनकी बातों में मत आइए। ये जो किसान भाई हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है, बातों में मत आइए। आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। ये कोई डिक्टेटर नहीं, डिक्टेटर की सरकार नहीं है। 24 में फिर आएंगे आपके आंगन में, 24 में फिर आएंगे आपके आंगन में वोट मांगने के लिए।
तब देख लियो, जमीन जाए तो वोट मत दियो। जमीन जाने के तो कोई है ही नहीं कोर कसर, ना एमएसपी जा रही, ना मंडी जा रही, ना जमीन जा रही, सब कुछ यही है। आप नहीं होने वाली है। ठीक है। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद जी देखो, एक बात समझ नहीं आई अभी, ये किसानों का कहती है, किसान भाई बहुत समझदार है। एक तरफ ये कहती है कि बगलावे में आ रहे हैं, अगर वो समझदार है तो भाई बगलावे में कैसे आ रहे हैं? ये दो तरह की नीति आपकी समझ नहीं आई। दूसरी बात, ये क्लियर कट है जिस प्रकार से भाजपा की गुणवत्ता अपना बयान रखी है, पता पूरा देश आप सर्विस से अपनी बात रखते हैं। तीसरी बात ये है कि मोदी जी के तो ये हालात 70 वर्षों में जो कमाई थी तो 7 वर्ष में उड़ाई, आगे पीछे कुछ नहीं करना, उन्होंने उड़ाना है। इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति देश में करना चाहिए। बंदना जी थोड़ी सी शर्म करनी सीख लो, ताकि ज्यादा बेहतर है खाली तेज बोलने से हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता है। आप आज किसानों का जो एमएसपी है वो पास करने की सोचे, इस बेचारे जो भी देश के लिए अच्छा है उसके विरोध में आप खड़े हो जाते हैं, चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं आपके राहुल गांधी। इंकार के अंदर आकर आपको प्रचंड बहुमत मिला है, उस प्रचंड बहुमत का नजायज फायदा उठाकर जिस प्रकार के किसानों के साथ अन्याय कर रही है, ये अन्याय करना बंद करें, अन्यथा ये जन क्रांति बनती जा रही है। आने वाले वक्त में आपको आज भाजपा के मंत्री क्या आज भाजपा के कार्यकर्ता युवा पार्टी में भी नहीं जा पा रहे हैं अपने। ठीक है, मैं तो वंदना जी से भी सवाल कर रहा हूँ कि आखिर अब ये आंदोलन को लेकर के निर्णायक भूमिका कब देखने को मिलेगी? सतीश जी, किसान संगठन नेता और संयुक्त किसान मोर्चा जो इससे पहले भी बैठकें कर चुका है, इस बारे में कहीं विचार हो रहा है कि कुछ बातचीत का सिलसिला कम से कम आगे बढ़े? क्योंकि आम लोग भी ये चाहते हैं कि किसान जो एक लंबे समय से, अब 3 महीने होने को आ रहे हैं, जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपने घर बार छोड़ करके, खेती छोड़ करके, हर मौसम में वहां पर रुके हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल में है और हर किसी आम नागरिक को भी बड़ी चिंता होती है। तो समाधान कैसे तो निकलना चाहिए ना, कम से कम बातचीत तो आगे बढ़े। सतीश जी। शुभेंदु भाई, सबसे पहले तो मैं एसटीवी हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करूंगा। और हमेशा इस चैनल ने पूरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने पेश की है, पूरे देश के सामने पेश की है। और रही दूसरी बात, किसान कल भी पीछे नहीं था। 11 दौर की वार्ता में बुलाया किसान को, किसान दौड़ता हुआ वहां तक गया। जब किसान के एक दरवाजे ही बंद कर दिए गए तो किसान किससे बात करने के लिए जाएगा? किसान पानी की बौछारों से, पत्थरों से निकलता हुआ बॉर्डर तक पहुंचा है। किसान पे तो ये बात थोपने की वैसे गलत कोशिश की जा रही है। किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं। किसान कल भी बातचीत के लिए भी तैयार था और किसान आज भी बातचीत करने के लिए तैयार है। रही बात आज पूरा देश का एक 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल की दादी माँ तक इस आंदोलन में जुड़ने का और इतिहास में नाम दर्ज के लिए उतावली हो रखी है। तो भाई मेरे शुभेंदु भाई, आज ये आंदोलन ना कह के मेरे हिसाब में पूरे देश में ये जन क्रांति का रूप ले चुका है। और आज ठीक है सतीश जी, जल्दी से रिएक्शन सुखबीर जी से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फाइनल कर दूंगा। जल्दी से सुखबीर जी। होंगे तो इतना किसानों ने सुखबीर जी 10 सेकंड में रिएक्शन, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से रिएक्शन। जी शुभेंदु जी, मैं तो जिस प्रकार से आज अन्नदाता को मार मारी जा रही है और जिस प्रकार से कमरतोड़ महंगाई है, मैं तो 1997 में एक नारा प्रज्वलित हुआ था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वही दोहरा के और उसकी प्रासंगिकता आज पूर्णतः है, वही दोहरा के अपनी बात को विराम दूंगा। भाजपा का देखो खेल, खा गई घंटा पी गई तेल और उसकी मारी हुई आज तक दिल्ली में नहीं आई। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे इस आंदोलन को लेकर के निर्णायक भूमिका देखने को मिलेगी और सुबह कब होगी, जिसका इंतजार लगातार किसान कर रहे हैं। और जाने से पहले जरा कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमने आपके सामने सवाल रखा था, एक बार फिर से आपको वो सवाल दिखाते हैं। और सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सवाल था ये कि क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को किसान आंदोलन के चलते नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? हाँ और ना में आपको जवाब देना था और जरा आपके द्वारा इस सवाल का जो जवाब दिया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। और 90% लोगों की तरफ से हाँ में इस पर जवाब दिया गया, यानी कि नुकसान होगा बीजेपी को अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो ये मान रहे हैं कि इसका बाकी राज्यों में असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एक राज्यों का
ये आंदोलन है